सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। और आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है हिंदी भाषा और संप्रेक्षण। मैंने आपसे बात की थी कि हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में हमने 3 सत्रों में विस्तार रूप से चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का विकास किन सोपानों में हुआ। मैंने आपको बताया था कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक भाषाओं का जो प्रचलन, उसका व्यवहार हुआ, चाहे वो मैथिली थी, चाहे वो डिंगल थी, चाहे वो पिंगल थी, चाहे वो खड़ी बोली थी, चाहे वो ब्रज भाषा थी। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, यदि हम साहित्य की बात करें तो साहित्य जो है, एक होता है फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर और एक होता है फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। हमने 3 सत्रों में भाषा के दर्शन पर बात की थी, लेकिन हमने विस्तार दिया था साहित्य के दर्शन को। आज हम बात करेंगे, जो ये हमारा सत्र है उस पर हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज की। और एक ये जो सेशन है, ये जो सत्र है, वो एक तकनीकी सत्र है। आपको इसमें बताया जाएगा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मात्राओं के आधार पर कौन से स्वर हैं, वर्णों का प्रयत्न के आधार पर कौन से वर्ण हैं। तो अब हम जो है भाषा की जो ये अवयव हैं, स्वर व्यंजन, उस पर चर्चा से पहले हम भाषा पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा का स्वभाव क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है। आपको ये बात हमेशा अपने मानस पटल पर याद रखना के बिना का अस्तित्व है, और व्यक्ति के बिना जो है भाषा का अस्तित्व नहीं है, और भाषा के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। जब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जो मातृभाषा होती है वो व्यक्ति को, वो किसी भी शिशु को जन्मजात ही देनी शुरू हो जाती है। आप देखिएगा, जब कोई शिशु 6 या 7 महीने का होता है तो वह अपनी मातृभाषा के ओष्ठ ध्वनियों का उच्चारण करने लग जाता है। म, फ, भ, भ, म, वो इन ओष्ठ ध्वनियों का उच्चारण करता है। और हमेशा भाषा जो होती है वो स्तरीकृत होती है, यानी स्तर के हिसाब से भाषा का प्रचलन होता है। जैसे किसी दार्शनिक की भाषा बड़ी प्रगाढ़ होगी, वह भाषा जो दार्शनिक की है वह किसी मजदूर या रेढ़ी वाले या फड़ी वाले की नहीं हो सकती। भाषाओं का भी स्तरीकरण होता है, यानी भाषाओं को भी स्तरीकृत होता है। भाषा जो है एक अर्जित वस्तु है। हम समाज के द्वारा अपने जो होता है, हमारा समाजीकरण होता है, चाहे वो परिवार के साथ होता है, चाहे वो हमारा मित्रों के साथ होता है, चाहे हमारा किसी भी के साथ होता है, तो हम वहाँ से भाषाओं को सीखते हैं। भाषा जो है वो एक अविरल प्रवाह होती है, हमेशा जो है अविच्छिन्न, बिना रुके जो है भाषा की जो गति है वो निरंतर प्रवाहमान होती है। इसलिए भाषा जो होता है, भाषाओं को कहते हैं बहता नीर। भाषा जो है हमेशा सतत, निरंतर, कॉन्टिन्यूसली जो है प्रवाहित होती रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा और वर्ण होता क्या है, शब्द क्या होते हैं, ये आप नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, लेखिम रूप में जो है वर्ण, लेकिन उच्चरित रूप में पहले अस्तित्व किसका है, ध्वनि का। जब हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है, ध्वनि चिन्ह है, लेकिन जैसे ही हम इन ध्वनि चिन्हों को लिखेंगे वो क्या बनेगा, वर्ण। उच्चरित रूप में आप ये नोट करिएगा, उच्चरित रूप में जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं वो है ध्वनि, लेकिन लेखिम रूप में, लिखित रूप में उसको कहेंगे वर्ण। जब वर्णों का सार्थक समूह बनता है, यानी वर्णों का कोई कोशगत अर्थ निकले, कहते हैं। जैसे कमल, कमल का अर्थ है पुष्प, तो वो एक शब्द है कमल, कलम, ये इसका अर्थ है। लेकिन अगर हम करें, वर्णों को इकट्ठा करें म क ल, तो वो कोई सार्थक समूह नहीं बना। इसलिए याद रखिएगा, वर्णों का सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अभिप्रेत निकले, उसको कहते हैं शब्द। और शब्द के बाद जो है, अब शब्द के बाद स्थिति आती है पद की। अब
तैयार हैं वाक्य में प्रयोग होने के लिए। जब शब्द जो हैं तैयार हो जाएं वाक्यों में प्रयोग होने के लिए तो उसको पद कहा जाता है। पद के बाद अस्तित्व आता है वाक्य का, यानी राम रोटी खा रहा है, ये पूरा वाक्य है और इसमें शब्द प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन शब्द जो हैं अपना सार्थक अभिप्रेत कर रहे हैं, अपना सार्थक जो है अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये पद बन गया। तो पहले आपको याद रखना है ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या लेखिम रूप में वर्ण, वर्ण सार्थक समूह बनता है तो उसको कहते हैं शब्द, और शब्द जो है कोई कोशगत अर्थ निकले वो होगा शब्द। और शब्द में जब प्रयोग धर्मिता आती है, शब्दों में जब क्षमता आती है प्रयोग होने की, प्रयोग क्षमता, तो उसको कहा जाता है पद, और पद से संपूर्ण बनता है वाक्य। इसलिए अब जो है भाषा की जो बड़ा वैज्ञानिक भाषा है, आप देखिएगा हमारे जब हम किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे भीतर के सभी, हमारा मुख विवर, हमारे फेफड़े, हमारे जो श्वास नलिका, हमारे फेफड़े जो हैं उस पर काम करते हैं। तो अब हम भाषा के स्वर और व्यंजनों की बात करेंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो ये महर्षि पाणिनि ने जो है हमारे जो अष्टाध्यायी लिखकर हमें बहुत समृद्ध व्याकरण जो है ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, वहाँ से वर्णों की जो है अस्तित्व, वहाँ से आया वर्णों का अस्तित्व। अब बात करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर, देखो स्व जिनका अपना अलग अस्तित्व है, जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, यानी वे किसी पर भी आश्रित नहीं हैं, किसी पर भी निर्भर। स्वरों के उच्चारण में जो प्राण, प्राण यानी श्वास, हमारी श्वास बिना रुके, बिना कहीं भी अवरुद्ध हुए बाहर निकलती है। जिन स्वरों को उच्चारण के समय या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास बिना रुके बाहर की ओर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वरों की अपनी अलग अस्तित्व है, अपनी अलग सत्ता है, वे किसी पर निर्भर नहीं है। स्व यानी अपनी प्रकृति है, अपनी सत्ता है और अपनी इनकी शक्ति है। तो स्वर अपभ्रंश भाषा में जो हमने पढ़ा था आदिकाल के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, चाहे वो नाथ साहित्य के बारे में, चाहे वो सिद्ध साहित्य के बारे में, अपभ्रंश साहित्य हमने पढ़ा। आप याद रखिएगा उसमें 8 स्वर थे, लेकिन हिंदी में 11 स्वर हैं। आप नोट करें, हिंदी में 11 स्वर हैं। और वो 11 स्वर कौन से हैं? हम जो है बचपन से ही हमें जो है पढ़ाए जाते हैं वो 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, औ, आओ। इनका उच्चारण इस तरह करिएगा, अ, आ, ई, री, ए, आए, औ, आओ। ये हिंदी में 11 स्वरों की सत्ता पाई जाती है। अब जो है स्वरों का वर्गीकरण भी होता है, यानी हम जाति के आधार पर का वर्गीकरण करते हैं, हम जो है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। यदि हम पहली बात करें तो हम बात करेंगे मात्राओं के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित है, एक होती है दीर्घ मात्रा और एक होती है ह्रस्व मात्रा, जिसे हम कहते हैं छोटी ई। और जिस मात्राओं के उच्चारण में अधिक समय लगे, अधिक प्राण लगे, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में मात्राएं कम लगे, हमारा समय कम लगे, उसको कहते हैं ह्रस्वर। अब हम बात करेंगे ह्रस्वर। और ह्रस्वर यानी छोटा स्वर, जिसे हम छोटा स्वर यानी छोटी मात्रा भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। वे हैं अ, छोटा अ, छोटी ई और उ और री। ये 4 जो हैं मूल स्वर हैं। मैंने आपको बताया
कि जो हिंदी में 11 स्वर हैं, 4 जो हैं मूल स्वर हैं, बाकी जो 7 हैं वो हैं दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर बचे हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ए औ और औ, ये जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण के समय तिगुना, तीन समय, तीन जो है हमारा तिगुना समय लगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसको उच्चारण के समय मात्राएं अलग अलग अधिक लग रही हैं, तो मात्राओं के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे होगा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये जो हैं गिनती में 4 हैं, बाकी जो 7 हैं वे बचे दीर्घ में और ह्रस्व में 4, और प्लुत में हो गए जो है जिसमें तिगुना समय लगे, उसको कहते हैं प्लुत स्वर, जैसे ओम। अब हम बात करते हैं जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा यानी जीभ के आधार पर हम कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब जीभ, अब आप जीभ को हाथ जब लगाएंगे तो देखिएगा, हमने जो वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने नोट किया कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं जीभ जो है क्रियाशील होती है, हमारी टंग जो है वो एक्टिव होती है। फिर भाषाविदों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने इसे बांटा अग्रभाग। जो जीभ का आगे का भाग है यहाँ, उसको कहा गया अग्रभाग। जो मध्यम भाग है, मध्य सेंटर टंग का, उसको कहा गया मध्य भाग। जो लास्ट है बीच में, जहाँ से जीभ अपनी सत्ता हमें दिखाई देती है, जब हम मुंह खोलते हैं, उसको कहा गया पश्च। अब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण के समय आगे की जिह्वा हिले, हमारे आगे का भाग हिले, उसको कहते हैं अग्रभाग। यानी जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारा आगे का पार्ट जो हिले वो होते हैं अग्रस्वर। इनमें है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। आप देखिएगा, आप कर भी सकते हैं, तभी मैंने आपको बताया हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा आगे की जो जीभ है वो हिलेगी। अब हम बात करेंगे मध्य भाग की। मध्य भाग में जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मध्य भाग, सेंटर ऑफ द टंग बिकम एक्टिव, एक्टिव बन जाता है हमारा सेंटर वाला भाग। अब हम बात करेंगे पश्च भाग की। पश्च भाग में मैंने आपको बताया जीभ का जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग जो है हिस्सा है, उसको कहते हैं पश्च भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठे उसे क्या कहा जाता है? पश्च भाग। जैसे छोटाऊ, बड़ाऊ, औ, औ और आ। दोबारा बताता हूँ, उ, छोटाऊ, बड़ाऊ, औ, आओ और आ। इन स्वरों के उच्चारण के समय हमारी जीभ जो है पिछला भाग उठता है। एक बात और नोट करें विद्यार्थियों कि जो री स्वर है, री स्वर, जो री स्वर जो है हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, जबकि संस्कृत साहित्य में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। मात्राओं के आधार पर हमने किया, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर किया। अब हम बात करेंगे हमारी जो ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर हम इसको बांटते हैं वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी और वृत्त होता है गोल। जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे ओष्ठ वो गोल हो जाएं, गोलाई में हो जाएं, उसको कहते हैं मुखावृत्ति, वृत्तामुखी वृत्त। और जब जिन स्वरों के उच्चारण के समय होंठ जो हैं, ओष्ठ जो हैं गोल ना बने, उसको कहते हैं अवृत्तामुखी। आप उच्चारण करिएगा, जैसे उ, उ, औ। आपने देखा कि इन स्वरों के उच्चारण के समय जो ओष्ठ हैं वो गोल आकृति में बन रहे हैं। दोबारा उच्चारण आप भी करिए, उ, बड़ा उ, औ, आओ। इनके उच्चारण के समय मुखाकृति गोल होती है, और जो पिछले बचे, बाकी बचे, वो क्या है? अवृत्तामुखी।
यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जो है हमारी जो है होंठ जो है गोल ना बने, आकृति जो है गोल ना बने, उसको कहते हैं अवृतामुखी। उदाहरण देखिए, ई, ई, ए, आए, री और अ और आ, ये जो हैं इनके उच्चारण के समय हमारी जो है मुखावृत्ति बिल्कुल गोल नहीं होती। यानी अब हमने स्वरों का वर्गीकरण किया मात्राओं के आधार पर, हमने किया जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, फिर हमने की बात ओष्ठाकृति यानी होंठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। मैं पुनः इस पर फटाफट आपको बताऊंगा एक बिल्कुल संक्षिप्तिका के रूप में कि स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमें किसी की अन्य की मदद, अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? आप याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। स्वरों और व्यंजनों के बीच जो कड़ी आती है, सबसे सरल तरीका है याद करने का, स्वरों और व्यंजनों के बीच जो कड़ी आती है उसको अयोगवाह कहा जाता है। ये दो हैं, एक है अ, उसके ऊपर अनुस्वार, और दूसरा है अ, उसके जो है दाहिनी ओर जो है विसर्ग। याद रखिएगा, हिंदी में दो अयोगवाह है। अयोगवाह अ के ऊपर अनुस्वार और एक अ ऐसा जिसके दाहिनी ओर विसर्ग। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। पहले आए स्वर, फिर आए अयोगवाह, अब आए व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो हैं बिल्कुल स्वर के विपरीत होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता और मदद लेनी पड़ती है। यानी स्वरों की जो सत्ता है, स्वरों का जो महत्व है वो स्वतंत्र है। इसके विपरीत व्यंजनों के उच्चारण के समय हमें स्वरों की मदद, स्वरों की सहायता और स्वरों पर अवलंबित होना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है, उसको कहते हैं व्यंजन। इसको भी हमने बांटा हुआ है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे पास आता है अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप देखिएगा, स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब हमारी सांस बाहर की ओर निकलती है तो वो हमारे मुख विवर को स्पर्श करती है। याद रखिएगा। और प्राण, प्राण यानी श्वास, जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो बाहर जो श्वास आ रही है वो किसी ना किसी तरह हमारे, चाहे वो जीभ है, चाहे वो हमारे ओष्ठ हैं, चाहे वो हमारी काकली है, स्वर तंत्री है, चाहे वो हमारे फेफड़े हैं, चाहे वो हमारा मुख विवर, कोई भी भाग को स्पर्श करती है, तो उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपको पता है हम शुरू से करते आ रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग। हम उच्चारण करेंगे इसका अंग, जैसे वांग्मय। उसके बाद च, छ, ज, झ, न्या। न्या इसका उच्चारण है न्या। ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो है स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन के बाद किसकी अस्तित्व आता है? अंतस्थ व्यंजन का। जैसे मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी को अयोगवाह कहा जाता है, उसी प्रकार स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म का होता है गर्म, अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे प्राण, वायु, हमारा मुख विवर जो है उसमें गर्मी पैदा हो जाए, उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। श, स, श कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। अब हम व्यंजनों का, जैसे हमने स्वरों का विभाजन किया, अब हम करेंगे व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों के विभाजन पे पहली जो कड़ी है, पहला जो सूत्र है वह है स्थान के आधार पर। अब स्थान के आधार पर यदि हम बात करें तो पहला कौन सा है? कंठे ध्वनियां। कंठे ध्वनियां कौन सी ध्वनियां होती हैं? कंठे ध्वनियों का अर्थ होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय या जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारा कंठ सक्रिय हो जाए,
यानी हमारी जो हवा प्राण है, जब हम श्वास जो वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं वो हमारे कंठ से निकले, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। आप देखें जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपका कंठ अधिक सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। उसके बाद हम बात करेंगे तालव्य की। तालव्य होता है जीभ दांतों से थोड़ा सा ऊपर का भाग, दांतों से थोड़ा सा ऊपर का भाग, और जब जीभ को सरकाते थोड़ी नीचे आइए, रूफ से थोड़ी नीचे आइए, उसको कहते हैं तालव्य। जब आपकी जीभ उस तालव्य को स्पर्श करेगी तो कौन से व्यंजन निकलेंगे? च, छ, ज, झ, न्या। जीभ एक्टिव हो रही है, वो तालव्य का तालु का स्पर्श कर रही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मूर्धन्य ध्वनियां, यानी जब जीभ रूफ पे सबसे ऊपर मूर्धा पर टच करे तो कौन से व्यंजन निकलते हैं? ट, ठ, ढ, ढ, न। आप जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी जीभा को सबसे ऊपर रखिएगा और व्यंजन निकलेंगे ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद आती हैं दंत्य ध्वनियां, यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभा जो किसका स्पर्श करे? दांतों का। त, थ, द, ध, न। जो जीभ जो है वो उसका दांतों का स्पर्श कर रही है। उसके बाद हमारे पास आती हैं ओष्ठ ध्वनियां, यानी ओष्ठ ध्वनियों जो है इसमें हमारे होंठ जो है वो अधिक एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे जो हैं स्थान के आधार पर वर्गीकरण होता है। मैंने आपको एक बात याद रखिएगा, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जिन व्यंजनों का निर्माण जो है दो होता है उसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे त्र, त प्लस र है श्र, श्रम वाला। श प्लस र, श्र। फिर है ज्ञ, ज्ञ का निर्माण कैसे होगा? ग जमा न्य, क्या हो गया? न्या, ज्ञ। उसके बाद हम बात करेंगे क प्लस श, क्या बन गया? क्षत्रिय वाला श। ग प्लस न्य बन गया अगे वाला ज्ञ, ज्ञ। 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन है। अब हम बात करेंगे महाप्राण, क्योंकि हमने स्वरों पर विशेष रूप से चर्चा की। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्राण क्या होते हैं? मैं जब से हमारा स्वर और व्यंजनों पर बातचीत हो रही है मैं कह रहा हूँ प्राण। प्राण का अर्थ हमारा जीवन नहीं, प्राण का अर्थ हमारा है श्वास। श्वास हमारा, जब हम जिन का उच्चारण करते समय हमारे प्राण बाहर आए, यानी जब प्राणों का अर्थ है श्वास। अब प्राणत्व के आधार पर महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु अधिक लगे, महा यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु अधिक लगे उसको कहते हैं महाप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु कम लगे उसको कहते हैं अल्प प्राण। अब देखिएगा व्यंजन को पढ़ें, क, ख, ग, घ, अंग। अब जैसे हम बात करते हैं ख और घ की, तो इन वर्णों के उच्चारण के समय वायु अधिक लग रही है। दूसरा और चौथा जो है भाग व्यंजनों का वो होता है महाप्राण। जैसे क, ख, ग, घ, हवा जो है, वायु जो है वो अधिक बाहर आ रही है, उसको कहते हैं महाप्राण। और अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु कम लगे या श्वास जो है कम बाहर आए उसको कहते हैं अल्प प्राण। जैसे पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, यानी डिवाइडेड बाय 2 वो तो हुए महाप्राण, और जो डिवाइडेड बाय 1 है वो हो गए अल्प प्राण। जैसे क, ख, ग, घ और अंग, इनमें है क, ग और अंग, ये जो है अल्प प्राण है। उसके बाद हम बात करेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर विद्यार्थियों याद रखना, घोषत्व का अर्थ होता है घर्षण। घर्षण जब हमारे ऊपर जीभ के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में
काकली होती है, काकली कहते हैं, जो एक लटका हुआ भाग होता है, इसको स्वरतंत्री भी कहते हैं। स्वरतंत्री जिन व्यंजनों के घोषत्व के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है, एक है सघोष और एक है अघोष। सघोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय अधिक घर्षण हो, स्वरतंत्री अधिक झनकृत होती है, यहाँ ये जो चीज है वो अधिक जो है झनकृत होती है, उसको कहते हैं सघोष। और जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी स्वरतंत्री कम झनकृत होती है, कम या कम झनकृत होती है, उसको कहते हैं अघोष ध्वनियां। जैसे क, ख, ग, घ और अंग, पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। क और ख के उच्चारण के समय स्वरतंत्री कम झनकृत हो रही है। इसके विपरीत जो पहला दूसरा वो है अघोष, और जो लास्ट के तीन बचे पंचमाक्षर के लास्ट के तीन कौन कौन से, ग, घ और अंग, इनके उच्चारण के समय जो वायु है, जो घर्षण है, वो अधिक हो रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं सघोष ध्वनियाँ। तो ये हमारा एक हिंदी का जो साहित्य था, हिंदी की जो भाषा थी, हिंदी का जो इतिहास था, हमने उसके बारे में पढ़ा। हिंदी को स्वर और व्यंजन, उसके बाद हिंदी के कई अवयव हैं, जैसे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होता है, व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण जो है वो उसकी भूमिका एक पुलिसमैन की तरह होती है। जिस प्रकार किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, जिस प्रकार पुलिसमैन जो है लोगों को व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार व्याकरण जो है वो भाषा को व्यवस्थित करती है। इसलिए भाषा, प्रत्येक भाषा का अपना एक अस्तित्व होता है और अपनी एक प्रक्रिया होती है बनने की। द सस्यूर हुए हैं, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, द सस्यूर। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भाषा पर बहुत काम किया और उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, अपनी संरचना होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था और अपनी संरचना होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो बीच में आती है। जैसे मोहन इज ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग ये वर्ब है और ये बीच में आ रहा है। इसके विपरीत हिंदी में क्या होता है, क्रिया जो है वो अंत में आती है। जैसे मोहन सेब खा रहा है, तो ये खा रहा है ये क्रिया है और ये अंत में आ रही है। याद रखना, अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ रही है, बीच में। इसके विपरीत हिंदी में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो क्रिया है, वो अंत में आ रही है। प्रत्येक भाषा की जो भाषा परिवर्तनशील भी होती है और यादृच्छिक भी होती है। लेकिन यादृच्छिक होती है कि आप कोई तर्क नहीं कर सकते। अगर पानी का अर्थ पानी है तो वो पानी ही रहेगा, यदि पहाड़ का अर्थ पहाड़ है तो वो पहाड़ ही रहेगा। इसलिए भाषा रूढ़ात्मक भी होती है, यानी कुछ हमने शब्दों को जस का तस हम तर्क नहीं कर सकते, उस पर विवाद नहीं कर सकते। इसलिए भाषा रूढ़ात्मक भी होती है, यादृच्छिक भी होती है और प्रवाहमान भी होती है। यानी भाषा जो है अपने प्रवाह में, अनेक समृद्ध भाषा जो है अपने प्रवाह में अब बहुत कुछ जो है अपनी उदारता से एकत्रित करती है। जैसे हिंदी जो है, हिंदी के पास अपनी शब्द संपदा बहुत कम है। हमने जितने भी शब्द हैं वो बाहर से लिए हैं। पुर्तगाली शब्द हैं, जापान के शब्द हैं, चीन के शब्द हैं। हमने वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा जो है आज विदेशों में भी बोली जा रही है और हिंदी भाषा ने क्या किया, बहुत से शब्दों को बाहर से लिया है, जिसे तत्सम कहा गया, तद्भव कहा गया, संस्कृत से लिए, जो विदेशों से लिए, कुछ जो हैं लोकल, जो हमारा लोक भाषाओं से लिए। जैसे लुंगी शब्द है वो हमारा नहीं है, पगड़ी शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है। तो हिंदी जो है एक समृद्ध भाषा है और समृद्ध भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता उतनी ही लाजमी है। इसलिए हमने भाषा, स्वर और व्यंजनों से पूर्व हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास। विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर ही हिंदी किस प्रकार आदिकाल में 1050 से 1375, 1700 से जो है फिर 1900 तक का द्वितीय काल, 1375 से 1700 तक के काल भक्ति काल, कैसे कैसे शब्दों का प्रचलन हुआ, आधुनिक काल में शब्दों का कैसे प्रचलन हुआ। और ये भी बात आप नोट करिएगा, हिंदी जो है
वो अंग्रेजी के बिल्कुल जो है, जो अपभ्रंश से सभी भाषाएं निकली हैं, इसलिए भाषाओं से हमारा विद्रोह नहीं है। जो अंग्रेजी का जो शब्द है नियर, वो हमारे संस्कृत का ही शब्द है। देखो, कबीर दास ने नियर शब्द का प्रयोग बहुत पहले कर लिया था। कबीर दास ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए। नियरे यानी नियर, इसलिए जो शब्द जो है, चाहे वो अंग्रेजी, सबकी स्रोत जो जो प्रवाह रहा है वो संस्कृत, और संस्कृत से मैंने आपको बताया था पहले हमारे यहाँ फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर प्रथम प्राकृत आई, फिर द्वितीय प्राकृत आई, फिर तृतीय प्राकृत, जिसे अपभ्रंश कहा गया, वहां से हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव होने लगा। और हर एक जो है अलग अलग समय की अलग अलग भाषा रही, मैथिली रही, खड़ी बोली रही, और आज हम जिस भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से खड़ी बोली है। जितना भी साहित्य आज रचा जा रहा है, हिंदी में एक शुद्ध साहित्यिक भाषा भी होती है, जो है वो भी साहित्यकारों द्वारा कई बार जो है प्रकांड अपने पांडित्य को प्रदर्शन करने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेरी जो है आपसे यही प्रार्थना भी है कि आप हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिंदी भाषा को यदि आप जो है प्रयोजनमूलक हिंदी को पढ़ें तो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र है, चाहे वो बॉलीवुड का क्षेत्र है, चाहे वो चलने वाले हमारे टीवियों में नाटकों का क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, चाहे वो विदेशों में अब हिंदी अध्यापन का क्षेत्र है, चाहे वो अध्यापन का स्कूलों में, चाहे विश्वविद्यालयों में, चाहे महाविद्यालयों में, चाहे विज्ञापन लेखन का है, क्योंकि आज हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत व्याप्त है। अब मैं आपको बताऊंगा, कई बॉलीवुड जो है हिंदी की जो है, हिंदी से ही जो है प्रतिष्ठित हुए हैं। जिन लोगों ने हिंदी का आश्रय लेकर हिंदी बोलकर जो है बॉलीवुड में स्वयं को प्रतिष्ठित किया, आप सब जानते हैं। इसलिए इरशाद कामिल को आप जानते हैं, वो पंजाब विश्वविद्यालय से जिन्होंने पढ़ाई की, जो आज जो है एक बॉलीवुड सिंगर के रूप में हिंदी की वजह से, हिंदी गायन की वजह से जो है आज जो है वो एक सितारा के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। इसलिए हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करिए। हिंदी भाषा के जो चाहे वो स्वर हैं, चाहे व्यंजन हैं, उसके बिना जो है आप हिंदी भाषा को नहीं जान सकते। हिंदी को बोलने के लिए आप समाचार पत्रों को पढ़ें, अल्प विराम क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होते हैं, प्रश्न चिन्ह क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, और इससे जो है आपकी हिंदी जो है दिन प्रतिदिन, विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमें बताइए कि हिंदी को कैसे, हिंदी भाषा पर कैसे प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। एक तो आप डेली का डेली कोई ना कोई न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़िए, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखिए वो कैसे बोलते हैं, तो आपकी निश्चित रूप से हिंदी जो है वो शुद्ध होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आशा करता हूँ जितनी मेरे पास अल्प ज्ञान था वो मैंने आपको बांटने की कोशिश की। और विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।